नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन-डेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसी देश की विदेश नीति का संबंध उस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। चाहे वो सार्थक संबंधों का निर्माण हो, उसका संरक्षण हो, या राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, विश्व समृद्धि और सामंजस्य की बात हो, या सांस्कृतिक और वैश्विक दृष्टिकोण से देखें, या आपसी समझदारी और शांति की बात हो, इन सभी जगहों पर उस देश की विदेश नीति अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में उस देश के शीर्ष नेतृत्व का यह कर्तव्य होता है कि वो दूसरे देशों के साथ संबंधों को बेहतर करने के लिए आवाजाही की एक जो परंपरा है उस परंपरा को बनाए रखे। ऐसे में भारत के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनके द्वारा भी दूसरे देशों की यात्रा की जाती रही है और वहां के जो मेहमान होते हैं, वहां के जो शीर्ष राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, वो भी हमारे देश में आते हैं। ऐसे में आज का हमारा जो संदर्भ है वो कुछ इसी के इर्द गिर्द है। हम देखेंगे कि विगत वर्ष जो बीता है 2023 में, वो विश्व के कौन से ऐसे प्रमुख 7 देश के शीर्ष नेतृत्व हैं जो हमारे यहाँ आए और उनका हमारे देश की रणनीतिक और कूटनीतिक संबंधों के लिहाज से क्या महत्व है। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। साल 2023 में 7 वैश्विक नेताओं की भारत यात्रा हुई। परीक्षा के लिहाज से भी ये संदर्भ महत्वपूर्ण है, खासकर प्रीलिम्स के लिहाज से अगर देखें तो विशेष रूप से। तो शुरू करते हैं अपनी चर्चा। सबसे पहले चर्चा के उन बिंदुओं को देखते हैं, कौन कौन से बिंदु हैं। तो सबसे पहले खबर देखेंगे, फिर चर्चा में ये क्यों है इसको जानेंगे, फिर उन देशों की सूची है जिनमें जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, जापान, नेपाल, श्रीलंका, सऊदी अरब, ये 7 प्रमुख ऐसे देश हैं जिनके शीर्ष नेतृत्व यहां पर आते हैं। उनको हम देखेंगे और अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की होती है, उसकी ओर चलेंगे। आपको बता दें कि सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के लिहाज से यह संदर्भ आपके लिए महत्वपूर्ण है। बात अगर खबर की करें तो जिस खबर के से संदर्भित आज का हमारा यह पूरा प्रसंग है, तो खबर है फर्स्ट पोस्ट की, इंडियाज 2023 डिप्लोमेसी इन 7 ग्लोबल लीडर्स विजिट टू न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली हमारी राजधानी में जो 7 देशों के 7 ग्लोबल जगहों के नेतृत्व आए हैं उस पर हम नजर डालेंगे। चर्चा में क्यों है, तो जब 7 देशों का शीर्ष नेतृत्व यहां पर आएगा, दिल्ली की यात्रा होगी, तो हमारे कूटनीतिक लिहाज से ये कैसे महत्वपूर्ण है, इस दृष्टिकोण से एक समग्र रूप से हम इसको देखेंगे कि ये पूरा संदर्भ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए ये चर्चा में है। और हाल ही में आपको बता दें कि G20 की समिट भारत में हुई थी, उसमें तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष हमारे यहाँ आए थे, शीर्ष नेता हमारे यहाँ आए थे। उस लिहाज से भारत उसकी अध्यक्षता के लिहाज से पूरे विश्व में चर्चा का केंद्र रहा था। और ऐसे में उसके अलावा जो ये 7 देशों के नेताओं का यहाँ आगमन हुआ है, तो इनको भी एक नजर डालना परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जर्मनी की बात करेंगे, तो जर्मन चांसलर की भारत यात्रा हुई। जर्मन चांसलर जिनका नाम आप देख सकते हैं ओलाफ स्कोल्ज, यहां इनको तस्वीरों में देख सकते हैं। ये 2 दिवसीय यहां की राजकीय यात्रा पर रहते हैं और इनकी ये यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकी यह पहली भारत यात्रा थी। जब से आईजीसी बना, अर्थात इंटर गवर्नमेंटल जो कमेटी बनी, अंतर सरकारी समिति 2011 में बनी थी, जिसमें कि मंत्री स्तरीय लोगों का एक दूसरे देशों में आना जाना संभव हुआ। उसके बाद अगर देखें तो ये पहली स्टैंड अलोन यात्रा थी, मतलब एक एकल यात्रा के रूप में अगर देखा जाए तो इनकी, जर्मनी के चांसलर की ये पहली यहाँ की यात्रा है, इसलिए महत्वपूर्ण है। अब इसमें क्या कुछ सार्थक निष्कर्ष हुए उस पर नजर डालें तो नवाचार और प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए ये दोनों देश आगे बढ़ते हैं, इन दोनों देशों में सहमति बनती है। साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है हरित और सतत विकास के दृष्टिकोण से देखें तो उसमें साझेदारी की बात की गई। और भारत अपने विकास के सहयोग पोर्टफोलियो के तहत अगर हम देखें तो भारत में 10 बिलियन की नई और अतिरिक्त प्रतिबद्धताओं के लिए जर्मनी ने अपनी सहमति दी है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि 10 बिलियन अगर वो यहां पर इन्वेस्ट करने के बारे में अपनी सहमति देता है सतत विकास हरित क्षेत्र में, तो वो भारत के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। साथ ही हरित हाइड्रोजन में सहयोग की बात की गई, डिजिटल परिवर्तन, फिनटेक, आईटी या दूर संचार और आपूर्ति की बात कर लें, श्रृंखलाओं के विविधीकरण पर बात कर लें, इन तमाम पहलुओं पर समझौता हुआ और उस पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा आपको बताएं कि जर्मनी में खालिस्तान समर्थक जो लोग रहते हैं उनकी भी एक अच्छी तादाद है। तो इस मुद्दे पर भी जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से चर्चा हुई कि जो खालिस्तान में जो अलगाववादी लोग हैं, जो इस तरह के उग्रवादी तत्व हैं, जो इस तरह की विपरीत या विभाजनकारी तत्वों को, इस तरह की विचारधारा को बढ़ावा देते हैं, तो उस पर भी एक गंभीर चर्चा हुई जर्मनी के चांसलर के साथ। दूसरा देश जो महत्वपूर्ण है वो है इटली। आप देखें इटली के प्रधानमंत्री
जियोर्जिया मेलोनी, ये आती हैं 2 से 3 मार्च, ये तिथि है, तिथि भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखें। 2 से 3 मार्च को इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी आती हैं और उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा थी, इस लिहाज से यह भी महत्वपूर्ण है। साथ ही अगर देखें तो भारत इटली द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने की बात यहां की गई, तो यह भी एक महत्वपूर्ण चीज है। और साथ ही इन दोनों देशों के बीच जिन पहलुओं की बात की गई, तो लोकतंत्र, स्वतंत्रता, मानवाधिकार और कानून के शासन के प्रति इन दोनों ही देशों ने अपनी तरफ से दृढ़ता से प्रतिबद्धता जताई। साथ ही अगर देखें तो यूक्रेन में जो मानवीय संकट है उस पर भी दोनों देशों के द्वारा गंभीर चिंता व्यक्त की गई। तो इटली की जो प्रधानमंत्री थी जियोर्जिया मेलोनी, इनकी ये पहली यात्रा थी आधिकारिक, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो द्विपक्षीय आर्थिक जुड़ाव की सराहना और संबंधित जो वहां दोनों देशों की एक पॉलिसी है, जैसे भारत की तरफ से मेक इन इंडिया, वैसे ही इटली की तरफ से मेड इन इटली चलता है। तो ये कहा गया कि दोनों ही देश अपने इन दोनों योजनाओं के बीच में एक समन्वय का प्रयास करेंगे कि दोनों देशों की ये जो दोनों योजनाएं हैं अपने देश की, अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए बेहतर करने की, इनको इस समन्वय से एक विशेष रिजल्ट निकालने की कोशिश की जाएगी। साथ ही प्रवासन और गतिशीलता पर एक आशय की घोषणा की गई और यह भी तय किया गया कि दोनों देश मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास रेगुलर करने की कोशिश करेंगे, नियमित आधार पर एक संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे जिसमें प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी शामिल होगा। समुद्री सहयोग की भी बात की गई, जैसे तमाम देशों के साथ हम समुद्री अगर हम बात करें तो सैन्य अभ्यास होते हैं। जैसे हाल ही में आपने देखा होगा कि मित्र शक्ति हुआ था, किस देश के साथ हुआ था, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मित्र शक्ति किस देश के साथ है, सिनबैक किस देश के साथ है। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात यहां की गई। इसके अलावा भारत इटली स्टार्टअप ब्रिज की घोषणा की गई। स्टार्टअप ब्रिज का मतलब कि स्टार्टअप के लिए दोनों देश एक ऐसे इकोसिस्टम को बनाएंगे जिसमें चाहे वो वित्त की सहायता हो या बाजार तक पहुंच हो, दोनों देश मिलके उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे ताकि दोनों ही देशों में जो स्टार्टअप है वो बेहतर हो सके। रक्षा सहयोग पर भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ और जो इतालवी रक्षा कंपनियां हैं उनको न्योता दिया गया कि वो भारत आए और जो मेक इन इंडिया है उस पहल में सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। तो ये भारत और इटली के बीच में, जो इटली के प्रधानमंत्री हैं उसके बीच ये कुछ मुख्य समझौते थे। अब बात हम करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलियाई पीएम यहां आप तस्वीर में देख सकते हैं एंथनी अल्बनीज। एंथनी अल्बनीज जो हैं वो 8 से 11 मार्च इनकी यात्रा की तिथि है, इसके बीच में आते हैं और बतौर प्रधानमंत्री अर्थात प्रधानमंत्री रहते हुए इनकी भी ये पहली यात्रा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने जो अपनी यात्रा की शुरुआत की है वो शुरुआत की है कहां से, वो शुरुआत की है साबरमती आश्रम से। वहां पर महात्मा गांधी को इन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की और वहीं से अपने यात्रा की शुरुआत करते हैं। और नेताओं के स्तर पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अगर देखें तो भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन जो है उसके तहत एक संयुक्त वक्तव्य यहां जारी किया गया। और साथ ही यहां पर 2 टास्क फोर्स का गठन भी किया गया इन दोनों देशों के बीच। एक तो सौर टास्क फोर्स, ये महत्वपूर्ण है, और दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स। तो ये दोनों टास्क फोर्स भी महत्वपूर्ण है। ये डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के थ्रू किन 2 टास्क फोर्स का गठन किया गया। साथ ही खेल में सहयोग, खेल को लेकर आपको पता है कि दोनों ही देशों में क्रिकेट काफी लोकप्रिय है और दोनों देश क्रिकेट के लिहाज से अग्रणी हैं। तो खेल में सहयोग और समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए दोनों देशों के बीच में। साथ ही अटल इनोवेशन मिशन और राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन के बीच में एक आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज की मार्च में ये यात्रा हुई। साथ ही आपको बताएं कि ये उस वक्त वहां भी गए जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टेस्ट मैच चल रहा था, जो कि गवास्कर बॉर्डर सीरीज जिसको बोलते हैं उसका चौथा मैच चल रहा था। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का भी इन्होंने विजिट किया, अहमदाबाद ये गए थे। साथ ही व्यापारिक नेताओं का एक विशाल प्रतिनिधि मंडल भी ये लेकर आए थे। अब ये एक दिलचस्प बात है कि ऑस्ट्रेलिया अगर अपने साथ वहां के प्रधानमंत्री आते हैं और व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल लेकर आते हैं, ये एक सकारात्मक संकेत है भारत के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का व्यापार अभी भी आप देखेंगे तो चाइना के साथ 1/3 होता है। ऐसे में भारत में व्यापारिक नेताओं का एक दल लेके आना, प्रतिनिधि मंडल लेके आना, वो एक संकेत है भारत की तरफ, बेहतर व्यापार संकेत को ये दर्शाता है। साथ ही आईएनएस विक्रांत जो भारत का स्वदेशी
पोत है इसका दौरा करने वाले ये पहले विदेशी नेता बनते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही टैलिस्मैन सेबर अभ्यास में भारत को इन्होंने आमंत्रित किया। इसके अलावा आगरा में जनरल रावत ऑस्ट्रेलिया भारत युवा रक्षा अधिकारी विनिमय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, वहां पर भी 15 सदस्यीय जो ऑस्ट्रेलियाई दल था वो यहां पर भी पहुंचता है। ये जनरल विपिन रावत की स्मृति में आयोजित हो रहा था। तो ये कुछ तथ्य थे ऑस्ट्रेलिया से संबंधित। अगला देश है जापान। जापान के जो पीएम है फूमियो किशिदा, फूमियो किशिदा आप यहां तस्वीरों में देख सकते हैं। 20 से 21 मार्च वो तिथि जब ये भारत के दौरे पर आते हैं और क्या करते हैं, तो मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक योजना में भारत की जो उपस्थिति है उसको अपरिहार्य बताते हैं। अर्थात इंडो पैसिफिक योजना में भारत के महत्व को इन्होंने दर्शाया और इसकी उपस्थिति को अपरिहार्य बताया, मतलब आवश्यक बताया। साथ ही आप देखें जो बंगाल की खाड़ी है या पूर्वोत्तर भारत है, यहां पर एक औद्योगिक मूल्य जो है इसका वो समझते हैं और यहां पर बड़े निवेश की भी बात करते हैं इस क्षेत्र में। वो इस क्षेत्र भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के अलावा बांग्लादेश में भी इसकी बात की जाती है इनके द्वारा। लेकिन अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर भारत में जापानी पीएम के द्वारा जो निवेश की बात की गई वो भारत के लिहाज से महत्वपूर्ण है। साथ ही FOIP का दायरा विस्तारित होगा, अर्थात फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के दायरे को बढ़ाने की बात की गई और उसमें क्या क्या शामिल करने की बात की गई, तो जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा जैसे नए क्षेत्रों को भी उसमें शामिल करने की बात की गई। साथ ही जापान 2030 तक इंडो पैसिफिक बुनियादी ढांचे के लिए $75 बिलियन की सार्वजनिक और निजी पूंजी को भी निर्देशित करने की या जारी करने की बात करता है। तो जापान के जो पीएम है फूमियो किशिदा, उनके दौरे की महत्ता को भी आप देख सकते हैं। अगला देश है नेपाल। नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, आप यहां तस्वीर में देख सकते हैं। वो हमारे यहाँ के राष्ट्रपति जी अर्थात द्रौपदी मुर्मू जी ने उनको भोज पर आमंत्रित किया, वो उनसे मुलाकात करते हैं। 1 जून वो तिथि है जब वो हमारे राष्ट्रपति जी से मुलाकात करते हैं। साथ ही जो मोतिहारी अमलेखगंज दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार पेट्रोलियम जो पाइपलाइन है उसके विस्तार पर दोनों देशों के द्वारा सहमति बनती है और एक नई पाइपलाइन की घोषणा भी यहां पर की गई है। साथ ही संपर्क और पर्यटन को कैसे और बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए जो आध्यात्मिक सर्किट चली आ रही थी, आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट थी, उसको फिर से पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर इन देशों द्वारा बल दिया गया। दोनों लोगों ने इस पर बल दिया। साथ ही भारत और नेपाल के जो रिलेशन है उसमें बिजली एक अहम रोल निभाता है। तो जो विद्युत व्यापार समझौता है उस पर भी हस्ताक्षर होता है, क्योंकि नेपाल की बिजली से भारत भी लाभान्वित होता है। साथ ही NHPC और नेपाल की VUCL फुकोट कर्नाली जल विद्युत परियोजना जो है उसके विकास के लिए इन दोनों लोगों में आपस में सहमति बनती है। साथ ही सिस्टर सिटी समझौते पर भी वित्तीय कनेक्टिविटी को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस पर भी भारत और नेपाल के बीच में बातचीत होती है। अगले देश की अगर बात करें तो लोकतंत्र की समस्या से जूझ रहा, राजनीतिक अस्थिरता की समस्या से जूझ रहा देश श्रीलंका, हमारा पड़ोसी। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे आप यहां देख सकते हैं। रानिल विक्रमसिंघे जो है वो 21 जुलाई को भारत आते हैं और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आपकी मुलाकात होती है। आपको बता दें कि श्रीलंका में आप जान ही रहे हैं कि लोकतंत्र को लेकर काफी चिंता है। साथ ही वहां पर स्थिरता की स्थिति बहुत गड़बड़ थी, आर्थिक सुधार, आर्थिक काफी तंगी से गुजर रहा था श्रीलंका। तो ऐसी दशा में लोकतंत्र हो या स्थिरता हो या आर्थिक सुधार हो, इनके प्रति अपनी दृढ़ता, अपनी प्रतिबद्धता को इन्होंने दर्शाया और भारत के द्वारा इनको विश्वास दिया गया कि हम इन सारे पहलुओं पर आपकी सुरक्षा, आपकी मदद करेंगे। साथ ही सतत, न्यायसंगत, स्थिर विकास के लिए भारत के निरंतर समर्थन और निवेश के महत्व पर जोर दिया गया कि हम इन सभी पहलुओं पर आपका समर्थन करेंगे, आपकी सहायता करेंगे, जिससे कि श्रीलंकाई समाज के सभी हिस्सों में सभी वर्गों को लाभ पहुंचाया जा सके। इसके अलावा आगे अगर हम बढ़ें तो सऊदी अरब की अगर बात करें, सऊदी अरब के प्रिंस की भी यात्रा हुई। सऊदी अरब के साथ हमारे पुराने राजनयिक संबंध हैं, भारत की आजादी के साथ ही सऊदी अरब के साथ हमारे राजनयिक संबंध हैं। आपको पता है कि टूरिस्ट एक बहुत बड़ा तबका हज के नाम पे भी यहाँ की यात्रा करता है। बहुत बड़ी संख्या में वहां पर भारतीय भी मौजूद हैं। तो देखिए, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद जो कि वहां के प्रिंस हैं, उनकी यात्रा अगर बात करें तो 11 सितंबर को हुई। राष्ट्रपति मुर्मू इनको भोज पे आमंत्रित करती हैं।
भारत और सऊदी अरब के बीच में बहुत पुराने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में इन पुराने संबंधों के इतिहास को ध्यान में रखते हुए आगे कदम बढ़ाए गए, क्योंकि आपको मैंने बताया कि 47 से ही राजनयिक संबंध हमारे हैं इस देश के साथ। इसमें सहयोग और मित्रता के एक नए युग की शुरुआत की बात की गई और 2.4 मिलियन का एक भारतीय समुदाय जो वहां रहता है, यह अपने आप में इसकी महत्ता को दर्शाता है। और 1,75,000 की संख्या जो भारतीयों की हज करने वहां जाती है, ये भी इन दोनों देशों के बेहतर संबंधों को दर्शाती हैं। ऐसे में सऊदी अरब के हाल ही में ब्रिक्स में शामिल होने के बाद इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। इस लिहाज से देखें तो दोनों देशों के बीच में जो समझौते हुए, जिन आर्थिक पहलुओं पर ध्यान दिया गया, वो निवेश की अगर बात करें, चाहे वो कृषि हो, खाद्य सुरक्षा हो, ऊर्जा प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी हो, इन सभी क्षेत्रों में निवेश पर सहमति बनी, इसकी बात हुई और 41 क्षेत्रों की पहचान की गई जहां पर निवेश को बढ़ावा दिया जा सकता है। उन 41 क्षेत्रों में कैसे उसके बुनियादी ढांचे को बेहतर करें, इन सभी क्षेत्रों में सहयोग के लिए बात की गई। 41 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया। साथ ही 50 अरब डॉलर की जो वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना है, उसमें भी तेजी लाने के फैसले पर दोनों देश राजी हुए। साथ ही इसके अलावा बात करें तो आर्थिक समझौते और सहयोग की कई बातें हुई। द्विपक्षीय संबंध और पर्यटन को कैसे बढ़ाया जाए, उसका संवर्धन कैसे किया जाए, इस पर भी दोनों देशों में समझौते हुए और चर्चा हुई। अंत में इन सारे देश, जो 4 देशों के शीर्ष नेता यहां आए, ये तो महत्वपूर्ण है ही। एक सरसरी निगाह से आपको बताने की कोशिश की गई महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से, जो परीक्षा में आपके लिए उपयोगी साबित हो सके। अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की है, तो आइए आज के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की भारत की राजकीय यात्रा से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है कि 8 से 11 मार्च 2023 के मध्य ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। कथन 2, मई 2022 में प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा रही। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? केवल एक और दो दोनों, केवल 2 उपर्युक्त में से कोई नहीं। उम्मीद है आपको संदर्भ समझ में आया होगा। जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।